महान मूवी की स्टार्टिंग सन 2016 से होती है, जहां पर हमें एक व्यक्ति जिसका नाम गांधी महान है वो अपनी गाड़ी से आते हुए दिखाई देता है। वो कुछ जख्मी हालत में है, जहां पर वो अपनी गाड़ी को जला देता है। अब सीन शिफ्ट होती है सन 1968 में, जहां पर हमें तीन लड़के, जिनमें पहले का नाम सतिया रहता है, उसका पिता जो कि एक शराब बनाता था, और दूसरा लड़का जिसका नाम गांधी महान रहता है, उसका पिता क्रांतिकारी था और गांधी के आदर्शों पर चलने वाला था, और तीसरा लड़का जिसका नाम गनमनाथ रहता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जिसके बाद ये तीनों लड़के आपस में दोस्त रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ ताश खेलते रहते हैं, और इनमें जब लड़ाई हो जाती है तो वो एक दूसरे के सर पे काफ़ी तेज मार देते हैं, जिसकी खबर जब पंचायत के द्वारा गांधी महान के क्रांतिकारी पिता को पता चलती है तो वो नाराज होते हैं और अपने बेटे को बहुत मारते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं बापू के आदर्शों पे चलने वाला हूँ, वो ये ताश खेलता है, तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम ताश नहीं खेलोगे, दारू को हाथ तक नहीं लगाओगे, और साथ ही साथ तुम बहुत अच्छे भले व्यक्ति बनोगे। जिसके बाद वो अपने पिता को वादा करता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा। अब नेक्स्ट सीन आता है गांधी महान के जवानी का, जहाँ पर गांधी महान सपने में देखता रहता है कि वो बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति है, और साथ ही साथ वो अपने आप को काफ़ी पावरफुल देखता है। तभी उसका बेटा उसे नींद से जगाता है। इधर उसकी पत्नी नाराज दिखाई देती है, क्योंकि उसका पति 7 बजे सवेरे सो के उठता है। वो अपने पति से नाराज रहती है और कहती है कि 50 रुपये तुम्हें कमाई से कम क्यों मिला है। जिस पर गांधी महान उसे कुछ नहीं बताता, तो बाद में उसे पता चलता है कि वो जा कर के सिनेमा देख आया है। इससे उसकी पत्नी काफ़ी नाराज हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरा परिवार था यह गांधीवादी था, और साथ ही साथ ये गांधी के अनन्य भक्त थे। जिसके बाद जो उस औरत का पिता रहता है, यानी गांधी महान का जो ससुर रहता है, वो उसे एक चश्मा भी गिफ्ट करता है उसकी लॉयल्टी और उसकी ईमानदारी को देखते हुए। जिसके बाद गांधी महान बाहर एक जगह बैठा रहता है, जहां पर एक व्यक्ति उसे बोलता है कि दुनिया में केवल 5% ऐसी लोग हैं जो खुद की राह बनाते हैं, बाकी सभी तेरी तरह सादा जीवन जी करके एक दिन जरूर मर जाते हैं। ये बात गांधी को चुभ जाती है, और रात के समय वो यही सब चीज़ें सोचता रहता है। तभी उसकी पत्नी उसे बताती है कि कल मुझे सवेरे त्रिमूर्ति भवन के लिए कुछ काम से बाहर जाना है। ये चीज़ सुनकर के वो काफ़ी खुश होता है, और वो उसके बर्थडे का भी दिन होता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी के बचाए हुए पैसे के गुल्लक को तोड़ देता है, और उन बचाए हुए पैसों को निकाल करके वो अपने लिए एक अलग शर्ट पैंट खरीद लेता है। जिसके बाद वो एक क्लब में दारू पीने पहुंचता है, जहाँ पर उसे वो एक लड़का मिलता है जो जिसका नाम रॉकी राकेश क्रिस्टोफर रहता है। वो बताता है कि सर, मैं आपसे पढ़ चुका हूँ, आप कॉमर्स के टीचर हैं, मुझे स्कूल से स्मोक करने की वजह से निकाल दिया गया था, और इसलिए मैंने अब ये दारू का ठेका ओन किया है। जिसके बाद वो अपने टीचर को दारू भी पिलाता है, और साथ ही साथ उसका टीचर एक मांग करता है कि मुझे जुआ खेलना है। जिसके बाद वो ताश का पत्ता खिलवाने अपने पिता के पास रॉकी गांधी को ले जाता है, जहाँ पर वो पिता कोई और नहीं बल्कि गांधी का पुराना दोस्त सतिया रहता है। वो उसे देख करके काफ़ी खुश होता है, और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जहाँ पर गांधी के यहाँ गांधी सतिया के यहाँ रुक जाता है, और सवेरे का समय होता है। गांधी सतिया से कहता है कि मेरी पत्नी वापस आ रही होगी, वो गांधीवादी हैं और वो सभी मेरा ये रूप देख करके नाराज़ होंगे, इसलिए तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा। तुम बोल देना मेरे घर में कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर जो सतिया रहता है वो यही करता है, और उसके फ़ोन पर यही कहता है। जहाँ पर जब वो अपने घर पहुँचता है तो जो गांधी महान का ससुर सत्या को पहचान लेता है। जिसके बाद उन सब में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर गांधी महान की पत्नी सत्या को तमाचा जड़ देती है, जिस पर नाराज होकर के गांधी महान अपनी पत्नी को तमाचा मार देता है, और फिर सत्या से अपनी करनी पर माफ़ी मांगता है। जिसके बाद गांधी महान की पत्नी अपने बेटे को लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर गांधी महान अपने ससुर के घर पहुँचता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी और बेटों को वापस चाहता है, लेकिन उसे वो वापस नहीं मिलते हैं और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। अब इधर सत्या गांधी महान के घर पहुंचता है, और वो उसे कहता है कि अगर जो तुम्हें प्यार करते हैं वो ज़रूर तुम्हारे पास वापस आएंगे। जिसके बाद गांधी सत्या के यहाँ पहुंच जाता है, और वो सत्या को एक आइडिया देता है कि अगर तुम अपने बाप के नाम से दारू बेचो तो तुम्हें ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि तुम एक हेल्दी दारू बेचते हो। और फिर वो कहता है कि इस कंपनी का नाम हम लोग सुरा रखेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गांधी महान और सत्या इस काम में पूरी तरह से जुट जाते हैं, और गांधी महान अपने जीवन में सबसे ज़्यादा कमाई करने लगता है। साथ ही साथ गांधी महान सभी लीडरों की बैठक बुलाता है, जहां पर वो सत्या को 3 साल तक लीडर बनाए रहने के लिए कहता है। तभी वहां पर एक ठेका वाला कह देता है कि हम सब लोग भी दारू का ठेका लेते हैं, इसलिए हम लोगों को ही लीडर क्यों नहीं चुना जाए। जिसके बाद वो उसे एक ट्रक में बंद करके बाहर छोड़ देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है गांधी महान के घर का, जहां पर गांधी का साला जो कि एक आर्मी ऑफिसर भी था, वो उसे अपनी
बहन का रिश्ता के लिए कार्ड देने आता है, वो गांधी महान की पत्नी की दूसरी शादी करवाने वाला है। जिस पर गांधी महान नाराज होता है और कहता है कि तुम जो बात कह चुके कहो, और नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जिस पर वो आर्मी ऑफिसर नाराज होकर गांधी के मुंह पे घूंचा मार के चला जाता है। जिसके बाद रॉकी गांधी से यही सब चीज़ें पूछता रहता है कि ऐसे तुमने उसके हाथ हाथ से क्यों मार खाया। तो वो कहता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और मुझे उसे मार ही खाना था। मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। जहाँ पर सत्या उसे रोकते हुए कहता है कि तुम आज से रॉकी को ही अपने बेटे की तरह मान लो, और वो रॉकी को अपने बेटे की तरह मानने लगता है। अब इधर इन लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक दारू दी जाती है और उसमें कुछ जहर टाइप मिलाया जाता है, जिससे इन लोगों की नींद काफ़ी उड़ जाती है और ये लोग बेसुध अवस्था में रहते हैं। तभी हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जिसे इन्होंने ट्रक में बांध करके कहीं बाहर छोड़ दिया था। वो व्यक्ति सत्या को पकड़ लेता है और फिर रॉकी को जान से मारने के लिए हथौड़ा उठाता है। जहां पर गांधी उसके हथौड़े को पकड़ लेता है और फिर उन सभी लोगों में फाइट होती है, जहां पर गांधी सभी को धूल चटा देता है। और इधर सत्या और उसका बेटा रॉकी दोनों गांधी के शुक्रगुजार हैं और वो बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन सन 2003 का आता है, जहां पर गांधी का पूरा लुक बदल चुका है। सत्या अपने बेटे को लेकर के थोड़ा परेशान है और वो कहता है कि मैं अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए हम लोग जितना छोटा ही बिजनेस रखें उतना ही जरूरी है। जिस पर गांधी महान उसकी बात को रोकता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे की परेशानी तुम्हारी नहीं है, मैं उसकी जान खतरे में नहीं लाने दूंगा, और साथ ही साथ मैं इस पूरे के पूरे धंधे को खुद संभालने जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें न्यूज़ में पता चलता है कि लाइसेंस वाले जितने भी दारू के ठेके थे केवल उन्हीं को माना जाएगा, बाकी जितने भी गैर कानूनी दारू के ठेके हैं उन्हें बंद करवाया जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर रॉकी के साथ जो गांधी महान रहता है उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है कि सर, ये जो मिनिस्टर बात कर रहे हैं इनमें से एक को मैं जानता हूँ। और वो सभी उस मिनिस्टर से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां पर सत्या और उसके साथ गांधी महान जिस मिनिस्टर से मिलते हैं वो मिनिस्टर कोई और नहीं बल्कि गनमनाथ रहता है, जो कि 6 करोड़ की मांग करता है और कहता है कि मुझे 6 करोड़ लगेंगे और मैं तुम्हें दोस्ती का वादा देता हूँ, मैं एक एमएलए को यही चीज़ खिला करके फिर मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। जिसके बाद वो एमएलए को 6 करोड़ रुपए दे देता है और इधर रॉकी की भी शादी हो जाती है। जिसके बाद जो गनमनाथ है वो पहुंच जाता है गांधी महान के पास। वो उसे बताता है कि एक समस्या आ रही है, एक आईएएस ऑफिसर है जो कि हमारे काम में अड़ंगा डाल रहा है। तो गांधी महान के आदमी उस आईएएस ऑफिसर को मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये मिनिस्टर बन चुका है और वो एक मोनोपॉली तैयारी करता है, और फिर गांधी महान और उसके साथ सत्या को कहता है कि इस मोनोपॉली पर हस्ताक्षर करो और तुम लोग सभी ठेकाओं को अपने में मिला लो और एक साथ दारू का बढ़िया बिजनेस करो, जिससे तुम लोग सबसे ऊपर आ जाओगे। ये सभी सत्या को पसंद नहीं आता है। सत्या कहता है कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, और फिर वो वहाँ से उठ करके चला जाता है और उसी के साथ जो गांधी महान रहता है वो भी चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि यही जो गनमनाथ था वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है। जिसके बाद वो सभी लाइसेंस जो कि गांधी को और उसके साथ सत्या को मिले थे उस लाइसेंस को रद्द करा देता है। जिसके बाद सत्या, गांधी और उसका बेटा रॉकी दोनों लोग पहुंच जाते हैं, तीनों लोग, और फिर वो गनमनाथ से इस बात पे करते हैं, जहां पर माहौल थोड़ा गर्मी गर्मा का हो जाता है और गनमनाथ उन्हें वहां से भगा देता है। जिसके बाद गांधी महान एक नया तरकीब सोचता है और वो गनमनाथ के नाजायज बेटे जिसका नाम एंटोनी था उसको मोहरा बनाता है और एंटोनी को लाइव करवाता है, जहाँ पर एंटोनी स्वीकार करता है कि मेरा जो नाजायज बाप है वो कोई और नहीं बल्कि गनमनाथ है। ये चीज़ सोचकर गनमनाथ घुटने पे आ जाता है और वो फिर गांधी महान उसके साथ सत्यजीत और रॉकी को अपने यहाँ बुला लेता है, जहाँ पर वो उन्हें अब उनका लाइसेंस वापस देने के लिए कहता है। जिस पर सत्यजीत उसे वहाँ से खींच करके बहुत थप्पड़ों से मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर गांधी महान सत्या को यही कार्य करने से रोकता है और कहता है कि तुम्हें उसके दफ्तर में उसे ऐसे मारना नहीं चाहिए था। अब गांधी महान के बर्थडे का दिन आता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ बाहर जाता है और उसका दोस्त एक जगह पूजा करता रहता है और कहता है कि तुम माता के सामने जो भी आशीर्वाद मांगोगे तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम जो भी कामना करोगे तुम्हें मिलेगा। जहाँ पर वो माता से कहता है कि मुझे मेरे बेटे का एक बार चेहरा दिखवा दो, और जहाँ पर उसका बेटा वो वापस आ जाता है और वो बेटा दादा भाई नौरोजी रहता है जो कि गांधी महान का बेटा होता है, और वो अब एक पुलिस वाला बन चुका है, जहाँ पर वो
गांधी महान के सामने ही उसके दोस्त को गोली मार देता है। और वो फिर बोलता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे पिता हैं, लेकिन आप एक बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब मेरे दुश्मन हैं और वो सभी जान से जाएंगे। जिसके बाद हम पुराने सीन को देखते हैं जहाँ पर इन्हें काफ़ी जाति झेलना पड़ा था, जहाँ पर दादा भाई और उसकी जो माँ थी वो जब इन्हें छोड़ करके वापस गए थे तो उसके दादा भाई के जो नाना थे वो गांधी के खिलाफ उसके मन में बहुत बुरा भला भरे थे और साथ ही साथ वो अपनी बेटी की दूसरी शादी कराना चाहते थे, लेकिन उसकी बेटी दूसरी शादी के लिए राजी नहीं हुई थी। जिसके बाद वो सुरा का काफ़ी प्रतिशोध लेने के लिए तैयार होता है और साथ ही साथ दादा भाई अपने पिता के जितने भी शराब के ठेके उन्हें बंद करवाने की ठान लेता है और वो फिर तैयारी करता है और मेहनत करके एक पुलिस वाला बन जाता है। साथ ही साथ वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर गनमनाथ के साथ भी मिल जाता है और वो सत्या और उसके बेटे रॉकी को जान से मारने की प्लानिंग करते हैं, जहां पर वो एंटनी को भी उठा लेता है और एंटनी का भी इनकाउंटर करता है। इनकाउंटर जब वो कर रहा था तो ये सभी आवाज़ें जो थी वो गांधी महान और रॉकी खुद सुनते हैं। जिसके बाद गांधी महान अपने बेटे दादा को अपने घर बुला लेता है और वो उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन दादा गांधी मान से कहता है कि अभी तो ये शुरुआत है, आप मेरे पिता हैं इसलिए मैं आपको तो नहीं मार सकता, लेकिन आपके जितने भी लोग हैं मैं उन्हें ज़रूर मारूंगा। जिस पर गांधी महान भी उसे कह देता है कि बेटा तू मेरा बेटा है इसलिए मैंने तुझे भी छोड़ रखा है, लेकिन ये चीज़ बहुत दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि तेरे जितने भी पुलिस वाले हैं अगर मैं चाहता तो उन्हें तुरंत मार सकता था, लेकिन मैंने तेरे वजह से उन्हें नहीं मारा। जिसके बाद यहाँ पर रॉकी मिल जाता है और रॉकी गांधी महान और अपने पिता के सामने कहता है कि जिस आदमी ने एंटनी को जान से मारा है हमें उसकी खबर मिल गई है और हमें कल उसकी खेल ख़त्म करना है। जिसके बाद ये सब चुन सुन के गांधी महान शौक होता है और गांधी महान फिर रॉकी को अपने पास एक प्राइवेट प्लेस पे बुलाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो जिस लड़के को तुम मारने की बात कर रहे हो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद मेरा बेटा है। इसे सुनकर के रॉकी बहुत शौक होता है और वो कहता है कि मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा और दोनों मिलने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रॉकी उसके साथ गांधी पहुँच जाते हैं दादा के पास। गांधी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन दादा नहीं मानता, तो रॉकी दादा को समझाता है कि आपके पिता ने मेरे साथ 20 साल गुजारे हैं, वो मुझे बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसने तुम्हारी बात ना की हो। ये सब सुनकर के दादा काफ़ी इमोशनल नाटक करता है और फिर उसके बाद कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे इस ड्रामे की स्क्रिप्ट से तैयार हो जाऊंगा। और फिर वो उठा करके गोली सीधा रॉकी के हाथ पे मारता है। जिसके बाद जो गांधी है वो रॉकी को बचाने के लिए सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अपने बाप को भी दादा उठा करके कुर्सी से मार देता है। जिसके बाद उसका बाप गिर जाता है और फिर वो रॉकी को गोली मार देता है। जब वो रॉकी को गोली मार देता है तो गांधी उसे अपने गले से लगाता है और वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है, जिसमें नाराज़ होकर के वो अचानक से उठता है और अपने गोली से जितने वहाँ पुलिस वाले थे उन सबको मार देता है और फिर वो अपने बेटे पे भी गोली तान लेता है और उसका बेटा उसके ऊपर। जिसके बाद उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है, लेकिन दादा अपने पिता को शुरुआत में हरा देता है और उसका पिता पुरानी चीज़ों को सोचने लगता है, जहाँ पर रॉकी गांधी महान से यही कहा था कि अगर वो आपका बेटा है तो मैं उसे नहीं मारूंगा क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की तरह है, इसलिए हम लोग साथ में चलेंगे और बात करेंगे। गांधी महान नहीं चाहता था कि वो दादा के पास जाए क्योंकि वो जानता था कि रॉकी के जान को खतरा है, लेकिन रॉकी ज़्यादा बार उससे कहता है, जिसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी कारणों का दोषी वो खुद को मानता है। जिसके बाद वो अचानक से उठता है और अपने बेटे के सर पे बहुत तेज मारता है, जिसके बाद उसके बेटे का सर सीधा मेज से टकरा देता है और वो बेसुध अवस्था में हो जाता है। तो दादा को उसका पिता गांधी बहुत घूंचे ही घूंचा मारता है और वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन जो दादा के घर का होता है, उसकी माँ वहाँ पर बैठी रहती है, जहाँ पर गांधी महान जब उसके घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद गांधी महान अपनी वाइफ को सतर्क करता है कि अगर अपने बेटे की सुरक्षा चाहती हो तो यहाँ से उसे कहीं बाहर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर उसके जान को खतरा है, क्योंकि उसने सत्या के बेटे को जान से मार दिया है। इधर सत्या और गांधी दोनों बैठे रहते हैं, जहाँ पर ये दोनों रोते रहते हैं और सत्या ने ठान लिया है कि उसके बेटे के कातिल को वो जान से मारेगा। इधर जो दादा की माँ रहती है वो उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। इधर हम देखते हैं कि जो सत्या है
वो गांधी से कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों का कारण गनमनाथ है, क्योंकि उसी ने स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण करवाया था हम लोगों से बदला लेने के लिए, और रॉकी की मौत का जिम्मेदार वही है। जिस पर गांधी महान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे की मौत का बदला स्वयं लूंगा, और फिर वो गोली तान लेता है। जिसके बाद जो सत्या रहता है वो गनमनाथ के पास फ़ोन करके मिलाता है कि तू कहीं भी छुप जा, लेकिन तुझे ढूंढ के निकाल के ज़रूर मारूंगा, जान से मारूंगा। जिसके बाद गांधी गोली ले लेता है और वो उसे मारने के लिए निकल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है, जो कि उसे बताती है कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात की है और हम जल्द ही यहाँ से निकलने वाले हैं। जिस पर वो ये इस चीज़ को सुनकर शौक होता है और कहता है कि तुमने ये बताया था कि वो मेरा बेटा है। जिस पर वो बोलती है कि नहीं, लेकिन फिर उसको शक होता है और वो जाकर अस्पताल में चेक करता है, लेकिन अस्पताल में दादा को कोई पता नहीं रहता है। जिसके बाद दादा के गांधी के पास फोन आता है गनमनाथ का, और वो कहता है कि अगर अपने बेटे की सुरक्षा चाहते हो तो मुझसे आकर के मिलो। जहाँ पर गांधी जब गनमनाथ से मिलता है तो वो कहता है कि सत्या को तुम्हें काम तमाम करना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपने बेटे की लाश देखने के लिए तैयार हो जाओ, और ये काम तुम्हें आज ही के आज करना है। जिसके बाद वो सत्या के पास जाता है, जहाँ पर सत्या को एक वीडियो मिला रहता है, जहाँ पर वो वीडियो में रॉकी को जान से कैसा मारा गया था वो उसी का वीडियो रहता है। जिस पर वो नाराज होता है और रोता रहता है और कहता है कि जिस किसी ने भी ये काम किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर गांधी महान सतिया से कहता है कि वो जो एंटनी को मारा या जो रॉकी को मारा वो कोई और नहीं था, वो मेरा ही बेटा था, वो एक पुलिस वाला है और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। इस चीज़ को सुन करके सत्या काफ़ी नाराज होता है और वो गांधी महान को अपने लोगों से काफ़ी मारता पीटता है। जिसके बाद वो गांधी महान के सामने कहता है कि तब तो गनमनाथ से बड़ा दोषी तुम्हारा बेटा स्वयं है और तुम हो, इसलिए तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटे को जान से मारा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को जान से मारूंगा। और वो उसे समझाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार असफल होता है। जिसके बाद गांधी नाराज होकर के सत्या और उसके साथ जितने भी लोग थे उन सभी को गोली मार देता है। अब सीन वही 2016 का शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही गांधी अपनी गाड़ी जला करके एक जगह बैठा रहता है, जहाँ पर उसे उसके बेटे दादा का फ़ोन आता है, और फिर वो अपने पिता को लेकर के गाड़ी में बैठता है, जहाँ पर वो अपने प्लानिंग का पूरा हिस्सा बताता है और कहता है कि मुझे पता था कि आप सत्या और उसके लोगों को ज़रूर मारेंगे, और मैं चाहता था कि आप अपने हाथ से उन्हें मारें, क्योंकि ये मेरे प्लानिंग का हिस्सा था। मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात की और उन्हें बताया कि मेरे फादर मुझे बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए अगर तुम मेरा झूठा किडनैपिंग का नाटक करोगे तो वो ज़रूर सत्या को और उसके साथियों को मार देंगे। और देखिए पापा, जैसे सत्या ने एक बार हमें आपसे छीना था, वैसे ही आज मैंने सत्या को आपके हाथ से मरवा दिया। ये चीज़ सुन के उसके बाप को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है, और साथ ही साथ वो अपने बेटे से बदला लेने की ठान लेता है। जहाँ पर वो अपने बेटे के लिए एक तरकीब सोचता है और कहता है कि जब गनमनाथ मैंने मेरे पास फ़ोन किया था तो उस समय उसने बताया था कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे कब्ज़े में है, तो तुम्हारी इस समय माँ कहाँ है, उसके बारे में बताओ। तो वो शौक हो जाता है और कहता है कि माँ के बारे में तो मुझे नहीं पता है। जिस पर वो उसके मन में भर देता है कि गणनाथ ने ही तुम्हारी माँ को अगवा किया है और वो उसे जान से मारने वाला है। जिसके बाद वो उसे झूठा नाटक दिखाने के लिए अपने एक आदमी को अपने घर में फ़ोन भी करता है, जहाँ पर वो अपने आदमी से कहता है कि वो ये एड्रेस मैं तुम्हें भेजूंगा जो कि दादा की माँ के घर का है, वहाँ पर जाकर देखो उसकी माँ है कि नहीं है। और वो एड्रेस भिजवाता है दादा से, जहाँ पर वीडियो कॉल भी करवाता है अपने आदमी से, और उसका आदमी वीडियो कॉल में दिखाता है कि इस घर में पूरा चीज़ें बिखरे पड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। दरअसल उस घर में कोई व्यक्ति इसलिए नहीं मौजूद था क्योंकि दादा की माँ अपने घर में ना होकर के खुद गांधी महान के घर में बैठी हुई थी, जिसको एक भांग पिला करके सुला दिया गया था। अब ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो गांधी महान अपने बेटे को कहता है कि तुम अपने माँ का जाओ बदला लो, उस डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जान से मार दो क्योंकि उसने तुम्हारी माँ को अगवा किया है। और वो ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद गांधी महान हंसते हुए एक रिक्शा पकड़ता है और वो अपने घर वापस चला जाता है, और अपनी पत्नी को बेड पर देखते हुए हंसता रहता है। जहाँ पर वो एक गोली लेता है और गोली से अपने जितने भी दारू थे उन सभी में गोली मार देता है और उन सभी बोतलों को तोड़ देता है। जिसके बाद वो फ़ोन करता है गनमनाथ के पास और उससे कहता है कि तुझे याद है बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे, जिसमें एक बार तूने मेरे कुत्ते को चुरा लिया था, जिसके बाद मैंने अपने कुत्ते को तुझे काटने के लिए भेज दिया था क्योंकि मेरा कुत्ता पालतू था और मेरी बातों को बहुत मानता था। इस वजह से तेरे चेहरे पर एक स्कार बन गया है। आज वो कुत्ता कोई और नहीं
बल्कि मेरा स्वयं बेटा है और वो तेरी चमड़ी भी खा लेगा। जिस पर वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर वो जब अपना फ़ोन काटता है तो बहुत भयभीत रहता है और उसके भय को देखते हुए जो वहाँ पर दादा रहता है वो उसके ऊपर गोली चला देता है और फिर उसके साथ ही उसके जितने भी आदमी उन सबको मारते हुए उसको भी मार डालता है। इधर दादा के पास उसके पिता गांधी महान का फ़ोन आता है, जहाँ पर गांधी महान दादा से कहता है कि बेटा कैसा लगा, तूने मुझसे एक प्लानिंग की, लेकिन बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है, इसलिए कहते हैं कि बाप से कभी प्लानिंग नहीं किया जाता। तूने मुझसे प्लानिंग की, मैंने सत्या को जान से मार दिया। मैं भी क्रिमिनल था, इसलिए मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। सत्या मारा गया तो किसी का कोई नुकसान नहीं है और साथ ही साथ पुलिस उस केस को दर्ज भी नहीं करेगी। लेकिन तू एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, इतना अच्छा पुलिस वाला था, और आज तू हत्यारा बन गया है। गांधीवाद के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति आज एक क्रिमिनल है देश की निगाह में, और तुझे जेल में पूरे उम्र सड़ना होगा। और यही मेरा गेम प्लान था। अगर तूने मुझसे गेम प्लान किया तो तू मैं भी तुझसे गेम प्लान किया, क्योंकि तूने मेरे सामने मेरे बेटे की तरह कि रॉकी को भी मारा था। इसलिए देखा गांधीवाद पे चलने का आदर्श कैसा होता है, जब अपने पे बनती है तो आदमी कैसे करता है। मैंने ये चीज़ सोचा था कि तू मेरा बेटा है, इसलिए तेरी जान खतरे में सोच करके मैंने सबको मारा, लेकिन तूने मेरे ऊपर प्लानिंग की, इसलिए अब भुगत जो तुझे भुगतना है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। तो आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? इसी तरह की और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहे हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू।